आज का हमारा टॉपिक जो हमने कल देखा था टीसीपी, उसी को थोड़ा सा और एक बार रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद हम थोड़े से नए फीचर्स देखेंगे टीसीपी के। कल मैंने आपको ये एक डायग्राम बताया था, पहले भी बताया है। टीसीपी वर्क्स ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर। तो द फर्स्ट पॉइंट टीसीपी का क्या है? टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल किस पर काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। फिर हमने देखा था कल कि टीसीपी जो है, बेसिकली टीसीपी यूडीपी, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो हमने टीसीपी इज आल्सो यूज प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पोर्ट नंबर। क्योंकि बिना पोर्ट नंबर के प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो सकती हैं। तो मल्टीपल प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिक नंबर असाइन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर होते हैं। ये जैसे प्रोटोकॉल्स इको प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 7 पर काम करता है। ऐसे ही कुछ प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। जैसे एफटीपी वर्क्स ऑन 20 एंड 21। 20 जो है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेटा लेयर पे करता है, डेटा पर, और ये कंट्रोल पर 21 पे करता है। ऐसे ही टेलनेट 23 अपन ने देखा था कि एग्जाम्पल में मैंने कल बताया था। टेलनेट 23 पर एस एम पी एस एम एस एम टी पी 25 पर वर्क करता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये अभी हम पढ़ेंगे भी। ये इसमें से कुछ प्रोटोकॉल जब हम पढ़ेंगे तब आपको ये और अच्छे से हम समझाएंगे कि ये प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि दे वर्क्स ऑन पर्टिकुलर दीज पोर्ट नंबर, ये पोर्ट नंबर पर काम करते हैं ये प्रोटोकॉल। प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं जब हम। और तो ये जब टीसीपी के साथ में एप्लीकेशन लेयर पर जब हम समझेंगे कि एप्लीकेशन लेयर टीसीपी कैसे काम करती है, तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये पोर्ट टू पोर्ट पर पोर्ट नंबर इम्पॉर्टेंट है। देन हमने समझा था कल स्ट्रीम डिलीवरी सर्विसेज। जो टीसीपी होती है उसमें जो सर्विसेज होती हैं, जो डेटा ट्रांसफर होता है, वो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जो है कि कैसे स्ट्रीम ऑफ बाइट्स बनाते हैं। बेसिकली ये हमारा सेंडर मशीन है। सेंडर मशीन पे हमारी ये प्रोसेस जनरेट हो रही है टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी क्या करेगा? टीसीपी बेसिकली जो डेटा को डिलीवर करेगा एज ए स्ट्रीम ऑफ बाइट्स। जो डेटा डिलीवर होगा वो कैसा होगा? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स के फॉर्म में डिलीवर होगा। स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का मतलब आप समझ रहे हैं? बेसिकली स्ट्रीम ऑफ बाइट्स मतलब स्मॉल स्मॉल चंक्स ऑफ बाइट्स हैं, जो कि बेसिकली ये जो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें इसमें बहुत सारे डिटेल कॉन्सेप्ट जब हम और अभी आगे देखेंगे, पर कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हम सेंडर यहाँ से डेटा को सेंड करता है, तो कितना डेटा सेंड करना चाहिए? जितना ये रिसीव कर सकता है। ये कितना रिसीव कर सकता है? तो एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है। पहले ये लोग दोनों जो सेंडर होता है, सेंडर अपनी विंडो साइज डिफाइन करता है, रिसीवर अपनी विंडो साइज डिफाइन करता है, और फिर एक कॉमन विंडो साइज बनाते हैं। जनरली वो जो एग्जैक्ट विंडो साइज होती है, उससे थोड़ी सी कम साइज का डेटा हम डिलीवर करते हैं, जिससे हमारा डेटा प्रॉपरली डिलीवर हो जाए और इफ़िशियंसी के साथ हो। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक बाइट के ही पैकेट बनाए। यदि 41 पैकेट है एक एक बाइट के, तो एक ऐसे 41 पैकेट्स मेरे जाएंगे यहाँ पे, स्ट्रीम ऑफ बिट्स बाइट्स डिलीवर होगा, है ना। तो इसको हैंडल करते हैं। ये मतलब जो बेसिकली इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कैसा होता है? टीसीपी on the other hand allow the sending process to deliver data as a stream of bytes and allow the receiver process to obtain data as a stream of bytes. मतलब सेंडर एंड पर भी क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, और रिसीवर एंड पर भी स्ट्रीम ऑफ बाइट। तो टीसीपी creates an environment in which two process seem to be connected by an imaginary tube, है ना। बेसिकली ये एक इमेजनरी ट्यूब बता रहा है। इमेजनरी ट्यूब मतलब ये बता रहा है कि फर्स्ट ईयर टू स्टैब्लिश द कनेक्शन। विदाउट कनेक्शन टीसीपी प्रोटोकॉल काम नहीं करता है। तो फर्स्ट ईयर टू स्टैब्लिश कनेक्शन। और ये क्या होता है? एक कैसा कनेक्शन है? एक इमेजनरी कनेक्शन। बेसिकली इट इज नॉट एक्चुअल कनेक्शन, इट इज ए वर्चुअल कनेक्शन, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं डेटा एक ही सेम पाथ पे फॉलो, डेटा विल फॉलो अ डिफरेंट डिफरेंट पाथ। डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एक ही उससे नहीं जाएगी, डिफरेंट उससे स्ट्रीम ऑफ बाइट जाएगी। पर आप एक जस्ट एक समझने के लिए कि ये हमारा कम्युनिकेशन हमको इस्टेब्लिश करना होगा, इसीलिए उसने स्ट्रीम ऑफ बाइट्स को ये ट्यूब के फॉर्म में इसने बताया कि ये कैसे ट्यूब में स्ट्रीम ऑफ बाइट्स जा रही है। फिर कल हमने ये देखा था सेंडिंग एंड रिसीविंग बफर का कॉन्सेप्ट। ये सेंडिंग बफर
और रिसीविंग बफर। तो जनरली ये इसको हैंडल करते हैं हम कैसे, सेंडर एंड पर हमारा सेंडिंग बफर है, ये तीन तरह का हमने कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। ये डेटा हमारा सेंड हो चुका है, ये अभी अभी सेंड नहीं हुआ है, और ये डेटा हमारा अब ये इस बफर हमारा एम्प्टी बफर है। ऐसे ये डेटा हमें रिसीव हो गया, बट वी हैव नॉट गिवन द एक्नॉलेजमेंट, अभी इसका एक्नॉलेज नहीं दिया है, इसलिए इसको अभी हमने रखा है। जैसे जैसे ये डेटा रीड करते जाएगा हम इसका एक्नॉलेज सेंड करते जाएंगे, तो ये यहाँ से एम्प्टी होता जाएगा। ठीक है, तो ये सेंडिंग और रिसीविंग बफर मतलब कैसे डेटा हम सेंड करते हैं और कैसे हम डेटा रिसीव करते हैं, इसको यहाँ समझाया है कि सेंडिंग और रिसीविंग बफर हमारा कैसे हैंडल होता है। अगेन एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आपको क्या होता है कि यूट्यूब जैसे जैसे इसको सेंड रिसीव होते जाएगा वो क्या करता जाएगा, एक्नॉलेज करता जाएगा। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर सिगमेंट का है। सिगमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी स्ट्रीम ऑफ बिट्स, जो हमारी बाइट्स जो जाती हैं ट्रेवल करती हैं, जैसा वहाँ आईपी में वो पैकेट कहलाती हैं, डेटाग्राम हेडर कहलाती हैं, यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं। तो हमारा डेटा कैसा ट्रेवल होगा, इन द फॉर्म ऑफ सिगमेंट्स, सिगमेंट के फॉर्म में। नोट द सिगमेंट्स आर नॉट नेसेसरी ऑल आर द सेम साइज, सारे सिगमेंट्स जो हमारे एक ही साइज के नहीं होंगे, है ना। सिगमेंट्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, और द सिगमेंट्स आर नॉट फॉलोइंग द सेम पाथ, ये एक ही पाथ फॉलो नहीं करते हैं, है ना, ये मल्टीपल पाथ भी फॉलो करते हैं। देन अगला, टीसीपी यूजेस द फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। टीसीपी जो है वो कैसा है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यूज करता है। सेंडर विल सेंड एंड रिसीवर जो एक्नॉलेज है वो बोथ आर ट्रेवलिंग पैरेलली। तो ये क्या होगा, टीसीपी ऑफर फुल डुप्लेक्स सर्विसेज वेयर डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एक ही समय में आपका डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, सेंडर भी सेंड कर रहा है और रिसीवर भी उसको रिसीव जो एक्नॉलेज है उसको दे रहा है, इसलिए ये कैसा है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। अगेन जैसा यूडीपी में हमने देखा था, टीसीपी इज ऑल्सो यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीप मल्टीप्लेक्सिंग। जो आपके अनलाइक यूडीपी, टीसीपी परफॉर्म मल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग एट द रिसीवर। हाउएवर सिंस टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ए कनेक्शन नीड टू एस्टैब्लिश फॉर ईच पेयर ऑफ प्रोसेस, है ना। तो ये अभी और समझेंगे मल्टीप्लेक्सिंग डी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे इसको करेगा। फिर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, टीसीपी अनलाइक यूडीपी, टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। पहले क्या होगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और फिर हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा। तो द टू टीसीपी एस्टेब्लिश ए वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन देम। देखिए यहाँ पर उसने वर्ड यूज किया, वर्चुअल कनेक्शन। द कनेक्शन कैसा होता है, वर्चुअल होता है वो, है ना। तो फर्स्ट वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा दोनों के बीच में, फिर डेटा एक्सचेंज होगा दोनों के बीच में, और फिर कनेक्शन टर्मिनेट होगा। इस तरह ये पूरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है। जब जब हमारा डेटा उसको फाइनली रिसीव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेज भेजेगा और कहेगा कि नाउ द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। तो कनेक्शन टर्मिनेटेड करेगा वो। अगेन टीसीपी कैसा है, इट इज ए रिलायबल सर्विसेज। रिलायबल क्यों है, बिकॉज वी आर गेटिंग द एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म। तो एक्नॉलेजमेंट मैकेनिज्म होने के कारण टीसीपी कैसा है, हमारा रिलायबल है। देन टीसीपी के कुछ फीचर्स हम यहाँ पे देखते हैं। नंबरिंग सिस्टम, अगेन जो नंबरिंग सिस्टम है मतलब कैसा है कि टीसीपी जो भी आपका, ऑल्दो द टीसीपी सॉफ्टवेयर कीप ट्रैक ऑफ द सेगमेंट बीइंग ट्रांसमिटेड आर रिसीव, देयर इज नो फील्ड as a sequence number value in the segment header. Instead there are a two field called a sequence number and acknowledgement number. तो दोनों फील्ड, अभी जब इसका हेडर फॉर्मेट देखेंगे तब वहां पर आएगा सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो टीसीपी जैसे ही कोई सेगमेंट जनरेट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होगा, सीक्वेंस नंबर जनरेट होगा। जैसे ही उसको रिसीव होगा वो उसका क्या देगा, एक्नॉलेज देगा। तो ये बेसिकली नंबरिंग सिस्टम में उसको एक कोई यूनिक नंबर ऐसा नहीं होता, वो क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस नंबर। Then byte number, the byte of data being transferred read in each connection are numbered by TCP। मतलब वही उसको पर्टिकुलर कोई नंबर असाइन करेंगे हम, और द नंबर स्टार्ट विथ ए आर्बिट्ररी जनरेटेड नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करता है। जैसे इसने बताया, ये एक एग्जांपल 1057 एक नंबर जनरेट हुआ और इसमें 6000 बाइट का ये डेटा हुआ, तो लास्ट नंबर इज दिस 7056। अब यदि ये 1909 1000 के यदि अलग अलग सेगमेंट्स होंगे तो वो हम अभी सीक्वेंस नंबर में देखेंगे कि कैसे उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। ये सीक्वेंस नंबर, ये देखिए कल हमने एग्जांपल, मैंने कल आपको समझाया था। अगेन यहाँ पर वही सेम एग्जांपल है कि ये जो है इसका इनिशियली ये रैंडम नंबर एक यूनिक जनरेट हुआ था, हमारे 1000 के वो थे, तो ये नंबर प्लस 1000, तो ये देखिए यहाँ पर 11, ये से फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, सीक्वेंस नंबर ये हो जाएगा। फिर अगेन 1000 ऐड हुआ,
फिर दूसरा एक और 1000 ऐड हुआ, अगेन 1000 ऐड हुआ, बाइट्स ऐड हुआ, और लास्ट में 2000 बाइट ऐड हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि द फिफ्थ सेगमेंट कैरी जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, 2000 कर रहा है। अच्छा 1000 ही है इसमें, तो 1000 ही कर रहा है। उस एग्जाम्पल में, कल वाले जो एग्जाम्पल में हमने देखा था वहाँ 2000 कैरी कर रहा था, तो यहाँ पे प्लस 2000 कर दिया था हमने। ठीक है, यहाँ 1000 ही कर रहा है, इसलिए इसने 1000 करा है। तो द वैल्यू इन द सीक्वेंस नंबर फील्ड ऑफ ए सेगमेंट डिफाइन द नंबर असाइन टू द फर्स्ट डेटा बाइट कंटेंट इन द सेगमेंट। तो ये फर्स्ट डेटा बाइट जो नंबर असाइन करेगी उसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस नंबर कहेंगे। फर्स्ट बाइट असाइन करा, ये इसका सीक्वेंस नंबर हो गया। ऐसे ही सारे सीक्वेंस नंबर, 5 सेगमेंट थे तो पांचों के सीक्वेंस नंबर कैसे हो जाएंगे। और ये जो पहला नंबर है ये कैसे जनरेट हो रहा है, दैट नंबर इज जनरेटेड रैंडमली, ये रैंडम जनरेशन करता है। तो ऐसा ये सीक्वेंस नंबर को हैंडल करता है। सेम थिंग द एक्नॉलेज, जैसे ही सीक्वेंस नंबर उसको सेगमेंट उसको मिलेगा, वो क्या करेगा, रिसीवर क्या करेगा, एक्नॉलेज जनरेट करेगा। तो द वैल्यू ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन द सेगमेंट डिफाइन द नंबर ऑफ द नेक्स्ट बाइट अ प्रेटी एक्सपेक्ट टू रिसीव। जो भी उसको रिसीव हो रही है उसका नेक्स्ट नंबर वो जनरेट कर देगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलेंगे। तो जैसे 5642 था तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो गया 5643। ठीक है, तो ऐसे एक्नॉलेज जनरेट होगा। अगेन टीसीपी कैसा है, इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, TCP, the sending TCP control how much data can be accepted from the sending process, the receiver TCP control how much data can be sent by sending TCP। मतलब सेंडिंग जो सेंड कर रहा है वो कितना डेटा सेंड करे और रिसीवर कितना रिसीव करे। दिस इज डन टू प्रिवेंट द रिसीवर फ्रॉम बीइंग ओवरवेल्म्ड with data. The numbering system allow TCP to use a byte oriented flow control as we discussed later in the chapter। तो flow control में बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो हमारा डेटा का फ्लो है सेंडर और रिसीवर का, तो वो जो कितना डेटा सेंड करे कि वो मैक्सिमम इसको कंज्यूम कर पाए, और ये कितना डेटा कंज्यूम कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या होगा, फ्लो कंट्रोल होगा। अभी एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे होगा फ्लो कंट्रोल कर रहा है। देन एरर कंट्रोल, to provide reliable service, TCP implement an error control mechanism, although error control consider a segment as the unit of data for error detection। तो loss और corrupt है ना, error control is byte oriented as we'll see in the later। तो ये क्या है, flow control करता है, error control करता है, congestion control। TCP unlike UDP take in account congestion on the network। The amount of data sent by a sender is not only controlled by the receiver but it also determined by the level of congestion, है ना। तो इसमें क्या होता है, यूडीपी के केस में क्या होता है कि यदि कोई हमारा पैकेट ट्रेवल हुआ तो वो पैकेट यदि उसको गया, बहुत ज़्यादा कंजेक्शन हो गया, पैकेट ड्रॉप हो गया, तो इसको पता ही नहीं है कि वो पैकेट हमारा ड्रॉप हो गया बिकॉज ऑफ द कंजेक्शन। बट इन केस ऑफ टीसीपी, वो जब हमारा पैकेट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया, कंजेक्शन का मतलब क्या, आपका नेटवर्क के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है, इस वजह से आपका जो रिसीवर है वो पैकेट्स को ज़्यादा रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, इसको भेजेगा कि भाई यू सेंड अ स्मॉल नंबर ऑफ पैकेट्स। आप कैसे करें, पैकेट्स को स्मॉल पैकेट्स हमें सेंड करें। जब हम अपन सिगमेंट्स इसके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो उसको मैसेज कम्युनिकेट करता है। अब ये तो हमने सब कल हमने देख लिए थे, है ना। आज जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सेगमेंट, है ना। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में एक आता है, इसका टीसीपी सेगमेंट फॉर्मेट ड्रॉ करने के लिए, इसका हेडर फॉर्मेट। अब आप देखें, इन केस ऑफ यूडीपी ये हमारा फिक्स था, बट इन केस ऑफ टीसीपी 20 to 60 बाइट का हमारा ये हेडर है और ये हमारा डेटा, ये हेडर प्लस डेटा। ठीक है, अब ये जो हमारा हेडर है इसमें कौन कौन से फील्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 16 बिट क्या है, सोर्स पोर्ट एड्रेस। नेक्स्ट 16 इज ए डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। यदि ये याद हो तो अपने यूडीपी के केस में भी हमारे सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस था, और पोर्ट एड्रेस आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 16 बिट्स का होता है, इसलिए ये 16 बिट के दोनों पोर्ट एड्रेसेस है। देन नेक्स्ट इज सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जो वो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था वो कहलाता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। देन नेक्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर कितने बिट का होगा, अगेन दिस इज ए 32 बिट नंबर, जो रिसीवर ने रिसीवर और +1 करके जो देता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो सोर्स नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, एंड देन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फील्ड्स हैं। फर्स्ट वन उसकी लेंथ, आपके हेडर की लेंथ, ये 4 बाइट में होती है। दिस 6 बिट्स आर रिजर्व, ये अभी रिजर्व है।
और ये जो बाकी की बिट्स हैं ये कंट्रोल बिट्स कहलाती हैं। ये कौन सी बिट्स कहलाती हैं? कंट्रोल बिट्स कहलाती हैं। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंट्रोल बिट्स के बारे में पूछते हैं कि ये जो जैसे फर्स्ट एक बिट की कंट्रोल है, बेसिकली फ्लैग है ना, जस्ट ये सेट करते हैं जब पैकेट्स ट्रेवल होता है। तो ये पैकेट्स जब अभी इसको और डिटेल में समझेंगे कि कैसे इसको हम सेट करते हैं। तो जैसे ये URG अर्जेंट पैकेट के साथ अर्जेंट, ये यहाँ पर जब 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 मैं यहाँ अर्जेंट बिट को सेट करूँगा तभी मैं इस अर्जेंट पॉइंटर को यूज़ कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ। एक्नॉलेज, पुश, रीसेट, देन सिंक्रोनाइज, देन फिनिश, ये क्या है? सब आपकी कंट्रोल बिट्स हैं। और ये क्या है? आपका विंडो का साइज। विंडो साइज मतलब जो सेंडर सेंड कर रहा है किस साइज का विंडो सेंड करता है और रिसीवर उसको कैसे रिसीव करता है। अगेन चेकसम इज ए 16 बिट फील्ड। अर्जेंट पॉइंटर, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ ये इसको सेट करना पड़ेगा अर्जेंट पॉइंटर। और ये फिर है ऑप्शन एंड पैडिंग, ये इसमें यूनिक है ऑप्शंस और पैडिंग, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो ये क्या है? आपका हेडर फॉर्मेट है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगेन इसको याद करने का तरीका, जैसा अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। आपको जैसे TCP का तरीका करना हो तो क्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्लॉक्स, तो आप लिख लीजिए 6। फिर क्या है? फर्स्ट ब्लॉक इज 2, तो उसके बाद में नंबर लिख लीजिए 2, फिर 2 1 1, और फिर आपका ये कितना हुआ? 1 2, इसको अभी 1 कर लीजिए क्योंकि ये कंट्रोल है। तो 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया आपका? 4 एंड देन 2 एंड देन 1। ठीक है, तो इस तरह आपका इसका हेडर फॉर्मेट है। आप इसको 2 से 3 बार बना के जरूर देखें, ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो सोर्स पोर्ट एड्रेस हमने UDP में भी पढ़ा था कि एक क्या करेगा? एक 16 बिट फील्ड है। डिफाइन द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी आप एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसका प्रोसेस है, उसका एक यूनिक नंबर जनरेट हो जाएगा। सोर्स, उसको हम बोलेंगे सोर्स पोर्ट एड्रेस। सोर्स प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज सेंडिंग द सेगमेंट, जो सेगमेंट को सेंड कर रहा है। ऐसे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस क्या होगा? इट इज अ 16 बिट फील्ड दैट डिफाइन द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट रिसीव द सेगमेंट, जो सेगमेंट को रिसीव कर रहा है उस होस्ट का एक नंबर जनरेट होगा। वो कैसा होगा? 16 बिट फील्ड होगा, और वो नंबर क्या कहलाएगा? पोर्ट नंबर कहलाएगा। इसमें कुछ यूनिक हो सकते हैं, कुछ रैंडम जनरेट होते हैं। देन सीक्वेंस नंबर, ये कितने बिट का होता है? 32 बिट फील्ड का है सीक्वेंस नंबर। ये कैसा होगा? रैंडम जनरेट होगा। द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा कंटेंट इन द सेगमेंट, एज वी सेड बिफोर, हमने जैसे देखा था वो सेगमेंट में 10001, तो हमारा वो पहला बाइट था 10001। देन हमारा 1000 ऐड किया था हमने, तो दूसरा सेगमेंट हुआ था। ऐसे ये सीक्वेंस नंबर जनरेट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? रैंडम नंबर जनरेट होता है। ये कैसा होता है? रैंडम नंबर जनरेट है। सेम ऐसा ही एक्नॉलेजमेंट, जो हमारा जैसे उसको द 32 बिट फील्ड डिफाइन द बाइट नंबर दैट द रिसीवर ऑफ द सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्रॉम द अदर पार्टी। जैसे उसने रिसीव करा तो क्या करेगा? इफ द रिसीवर ऑफ द सेगमेंट हैज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाइट नंबर x, द अदर पार्टी, इट रिटर्न x+1 एज ए एक्नॉलेजमेंट नंबर। तो वहाँ हम उसमें लिख देंगे एक्नॉलेजमेंट नंबर में कि ये एक्नॉलेज नंबर, मतलब बेसिकली ये एक्नॉलेज है। जनरली जो हमारा जैसे फर्स्ट सीक्वेंस हम भेजेंगे तो उसमें हमारा उस सीक्वेंस एंड पर कुछ भी एक्नॉलेज नहीं जाता है। इसको आगे हम देखेंगे कैसे एक्नॉलेज हम फीड करेंगे। Then header length, this is a 4 bit field, indicate the number 0 byte words in the TCP header. The length of header can be between 20 and 60. तो इसकी लेंथ है ये वेरी करती है 20 to 60 के बीच में। ठीक है, हेडर लेंथ। रिजर्व, दिस 6 बिट फील्ड इज रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, इसको अभी फ्यूचर यूज के लिए रिजर्व करा है। देन नेक्स्ट इज, ये जो इंपॉर्टेंट है वो है कंट्रोल फील्ड। ये देखिए कंट्रोल फील्ड। फर्स्ट है अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, second acknowledgement is valid, request to push, request to connect, reset to connect, synchronize sequence number and then terminate the connection. तो बेसिकली ये क्या है? दिस फील्ड डिफाइंस 6 डिफरेंट कंट्रोल बिट्स आर फ्लैग एज शोन इन द फिगर। ये 6 आपके क्या है? फ्लैग हैं। वन आर मोर ऑफ दिस बिट कैन बी सेट एट ए टाइम, एक ही समय में आप इसको भी सेट कर सकते हो, इसको भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक समय में केवल एक ही को सेट करेंगे। यदि मैंने इसकी वैल्यू 1 कर दी, दैट मीन्स दिस बिट इज सेट। इसको भी मैंने 1 कर दिया, दिस मीन दिस बिट इज सेट। These bits enabled flow control connection established are terminated connection
abortion and the mode of data transfer in TCP. A brief description of each bit is shown in the figure. We will discuss them further when we study the detail operation of TCP. जब हम TCP आगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम सेट करते हैं, पर अभी आपको ये समझना है कि ये क्या है, 6 कंट्रोल बिट्स हैं। ये कंट्रोल बिट को हम सेट कर सकते हैं, एक ही समय में एक से ज़्यादा कंट्रोल बिट भी सेट कर सकते हैं। पहली कंट्रोल बिट है अर्जेंट पॉइंटर इज वैलिड, जैसा वो एक फील्ड मैंने बताया था आपको, जब तक मैं इस फील्ड को यदि सेट नहीं करूंगा वहां पर वैल्यू नहीं इंटर कर सकता हूं। एक्नॉलेजमेंट इज वैलिड, रिक्वेस्ट अप पुश, रीसेट कनेक्शन, रीसेट द कनेक्शन, सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर, यदि कोई सीक्वेंस नंबर आपका सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है तो वो ये बिट सेट करके सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। देन टर्मिनेट द कनेक्शन, जब हमारा ये कनेक्शन फिनिश हो जाएगा, जब लास्ट उसको सारा डेटा मिल गया तो वो फिन बिट सेट करके उसको भेज देगा। ये कंट्रोल बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 कंट्रोल बिट। दैट विंडो साइज, दिस फील्ड डिफाइन द विंडो साइज ऑफ द सेंडिंग टीसीपी इन बाइट्स। नोट that the length of this field is 16 bit, which means the maximum size of window is 6553 byte, क्योंकि ये कितना 16 बिट का, तो जो विंडो का साइज होगा वो मैक्सिमम कितना होगा, इतने बाइट का होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में पूछे जाता है। द वैल्यू इज नॉर्मली रेफर्ड एज ए रिसीवर विंडो RWND एंड इज डिटरमाइंड बाय द रिसीवर, है ना। ये देखेंगे RWND कैसे उसको सेट करता है, जब हेडर में जब उसका देखेंगे एक एंट्री। द सेंडर मस्ट ओबे द डिटेक्शन ऑफ द रिसीवर इन द केस, तो रिसीवर का जो भी वो होगा वो इसको फॉलो करना होगा, क्योंकि रिसीवर बोलेगा कि मैं इतनी ही डेटा को ले सकता हूँ, तो उसको उतने ही डेटा सेंड करना होता है। चेकसम अगेन उसका टोटल कैलकुलेशन करेगा चेकसम, है ना। तो चेकसम फील्ड जैसा हमने पहले भी देखा है, चेकसम फील्ड को ये इसका सूडो हेडर फॉर्मेट एडिट, सूडो हेडर एडिट करा जैसा हमने यूडीपी में करा था, सेम 8 बिट प्रोटोकॉल है यहाँ पर। 8 बिट प्रोटोकॉल, यदि ये टीसीपी है, टीसीपी के केस में यहाँ पे वैल्यू आई थिंक 7 सेट होता है यहाँ पर, है ना। एक बार और मैं देखिए कंफर्म करूँगा, बट जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर क्या सेट करेगा, ये 7 सेट करेगा इन द केस ऑफ टीसीपी। तो 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन ऑल 0, 6 बिट और 16 बिट टीसीपी टोटल लेंथ हो गया। ये हमने पढ़ लिया। सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है, सीक्वेंस नंबर क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होता है, हेडर लेंथ, रिजर्व, दिस कंट्रोल 6 बिट हमारी कंट्रोल की है। ये विंडो साइज है, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर और ये क्या है, ऑप्शन पैडिंग फील्ड है 16। अर्जेंट पॉइंटर, दिस 16 बिट फील्ड विच इज वैलिड ओनली इफ द अर्जेंट फ्लैग इज सेट। वो जैसा मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल में जब आप अर्जेंट फ्लैग को सेट करेंगे तब ये वैलिड होगा। इज यूज व्हेन द सेगमेंट कंटेंट अर्जेंट डेटा, जब भी कोई अर्जेंट डेटा, हमारा कोई हाई प्रायोरिटी का डेटा सेंड करना होता है तब हम इसको यूज करते हैं। इट डिफाइन अ वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू द सीक्वेंस नंबर टू ऑब्टेन द नंबर ऑफ लास्ट अर्जेंट बाइट इन द डेटा सीक्वेंस ऑन द सेगमेंट, दिस विल बी डिस्कस, है ना। तो ये बेसिकली अर्जेंट पॉइंटर आपको यहाँ पर वैल्यू आपको देनी पड़ेगी कि हमारा अर्जेंट पॉइंटर पहले सेट कर दिया और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमको अर्जेंट हमारा जो भी डेटा है वो सेट करने के लिए जो हमारा सीक्वेंस नंबर है ऑब्टेन जो लास्ट है उसका लास्ट बाइट उसको हम यहाँ सेट करेंगे। ऑप्शन, ये जो 40 बाइट्स का ऑप्शन फील्ड होते हैं, ऑप्शन दिस कैन बी 40 बाइट ऑफ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन इन द टीसीपी हेडर, वी विल डिस्कस ऑप्शनल। इनकैप्सुलेशन, सेम कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का, ये आप देखें यहाँ पर, ये आपकी फ्रेम हेडर है, ये आपका फ्रेम डेटा है। फ्रेम डेटा में हमने क्या करा, आईपी हेडर और ये आईपी डेटा। तो ये देखिए यहाँ पर ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, यहाँ तक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल काम करता है, यहाँ पे आईपी प्रोटोकॉल काम करता है, और फिर हमारा ये जो है टीसीपी हेडर माइनस ये हो गया आपका टीसीपी एप्लीकेशन लेयर डेटा, तो ये टीसीपी प्रीलोड। तो ये बेसिकली आपका ऐसा इनकैप्सुलेशन हैंडल होता है। तो ये आपको हेडर फॉर्मेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से समझ लें। इसको एक बार में और अच्छे से जब हम इसके डिटेल्स समझेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन करा था रिगार्डिंग द टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा टाइम का जो वो कैसे होता है। तो बेसिकली होता ये है कि एक हमारा जो जब भी हमारा पैकेट ट्रेवल हो रहा है तो पैकेट यहाँ यदि इसको रिसीव नहीं हुआ तो ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक कुछ टाइम ड्यूरेशन तक जब हम सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन में हम एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लेते हैं पर्टिकुलर किसी भी सेगमेंट की। यदि ये सेगमेंट उस टाइम लिमिट से ज़्यादा देर के उसके मतलब उस टाइम लिमिट के पहले यदि इसको एक्नॉलेज आ गया तो वह
इसको रीट्रांसमिट नहीं करेगा। लेकिन यदि वो सेगमेंट 1 हमने यहाँ पे सेंड करा और सेगमेंट 1 का एक्नॉलेजमेंट उस पर्टिकुलर हमारा जो सिंक्रोनाइज टाइम था उस टाइम लिमिट के बाद यदि आता है, तो ये क्या करेगा, तब तक अगेन रीसेट द रीट्रांसमिट द सेगमेंट, ये इसको फिर से रीट्रांसमिट कर देगा। तो जनरली हमने पढ़ा था कि ये कैसे टाइम डिसाइड करेंगे, वो इनिशियली जब इसको एक वो भेजेगा, फिर वो देखेगा कि कितनी देर में रिसीव हो रहा है, तो कितना टोटल टाइम लग रहा है, वो टोटल टाइम का दोनों आने जाने का टोटल टाइम है, उसके हिसाब से वो एक टाइम सेट कर लेंगे, है ना। तो ये सारी प्रोसेस होती है, उसके हिसाब से ये एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन डिसाइड हो जाता है कि कितने समय में ये हमारा पैकेट रिसीव हो रहा है। तो यदि उससे ज़्यादा समय लग रहा है, ये एक्नॉलेज नहीं आएगा, तो अगेन क्या करेगा, ये रीट्रांसमिट कर देगा। अब यदि इसने रीट्रांसमिट कर दिया और इसको यदि ये दोनों पैकेट मिल गए, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट पैकेट करके इसको ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एरर कंट्रोल करके हम इसको हैंडल कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यदि आपका वो पैकेट नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा, अगेन रीट्रांसमिट कर देगा। तो है ना, इसमें ऐसा करके इसको ये हैंडल करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार आप इस बुक से, ये जो मैंने बुक आपको शेयर करी है ना, इसका और मटेरियल मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। यदि फिर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।